कभी आज तक श्याम रजक पर कोई कपड़े पर या उसके जीवन पर कोई काली टीका लगाने का काम नहीं किया। लेकिन जदयू में कुछ मैं मानता हूं कि मैं अपनी गलतियों से, जो गलती ये है, लालू चेहरा है, अच्छा, लेकिन सब कुछ त्रिमूर्ति कर रहे हैं। अन्य राज्यों के बनिस्पत बिहार में कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है, क्योंकि अपराधी अगर अपराध करते हैं तो वो बचते नहीं हैं। नमस्कार। आप देख रहे हैं वन इंडिया और वन इंडिया में हम कर रहे हैं बिहार की बात। दोस्तों, बिहार में चुनाव की सरगर्मी अब परवान चढ़ चुकी है और तमाम प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, दिन भर प्रचार कर रहे हैं और आज हम उन प्रत्याशियों में से एक बहुमूल्य प्रत्याशी को आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ आज बात करने के लिए हैं बिहार की बात में 6 बार के विधायक और कैबिनेट मंत्री रहे श्याम रजक जी। श्याम रजक जी इस बार जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर फुलवारी शरीफ से मैदान में हैं और इनको पहले भी इस क्षेत्र से जीत मिल चुकी है। हालांकि बीच में थोड़ा सा फेरबदल भी हुआ था और फिर इस बार कह सकते हैं इनकी घर वापसी हुई है। तो श्याम जी से हम बात करेंगे बिहार के चुनाव पर, खास करके बिहार में जो इनका निर्वाचन क्षेत्र है फुलवारी शरीफ, वहाँ का क्या गणित है और क्या कि सरकार की वापसी होगी या 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार जी की सरकार पर भारी पड़ेगी। श्याम जी, वन इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हम बातचीत शुरू करें उससे पहले ही सबसे पहले मैं आपको शुभकामना देता हूं। आप 7वीं बार मैदान में हैं, विधायक बनने की रेस में हैं और 6 तारीख को जब यहाँ मतदान होंगे और 14 तारीख को जब मतों की गिनती शुरू होगी तो आप हमारे लिए मिठाइयाँ ज़रूर मंगा के रखें। तो श्याम जी, आपने छात्र राजनेता के तौर पर शुरुआत की थी, जेपी के आंदोलन में आप सक्रिय थे। निश्चित रूप से मेरी राजनीतिक शुरुआत, सामाजिक आंदोलन की शुरुआत अगर कहें तो 1974 में जो जेपी मूवमेंट हुए थे, उसमें एक छोटा कार्यकर्ता के रूप में मैंने शुरुआत की थी और शुरुआत करके कई आंदोलनों में भाग लेने के बाद, शासकीय संस्थानों में भाग लेने के बाद आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन श्याम जी, जिस तरह से समाजवादी कुनबे का बिखराव हुआ है, जेपी का जो सपना था, भ्रष्टाचार से लड़ाई का सपना, उस समय की जो निरंकुश सत्ता थी उससे लड़ाई का सपना, अब इसमें कई सारे कुनबे बट चुके हैं, समाजवादी धर्रे का पूरी तरह से बिखराव हो चुका है। इन परिस्थितियों में आपको कैसा लग रहा है? क्या भविष्य है समाजवादी राजनीति का? देखिए, समाजवादी आंदोलन का या समाजवादी विचारों का भविष्य बराबर रहा है और अंतिम तक रहेगा। डॉक्टर लोहिया ने क्या कहा था? डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि तोड़ो और जुटो। अगर विचारों का मतभेद हो तो मतभेद को भुलाने की कोशिश करो, अगर वो भूलता नहीं है तो तोड़ो और फिर जुड़ो, जोड़ कर करके फिर आगे बढ़ जाओ। जब तक मंजिल नहीं मिल जाए तब तक तुम चलते रहो। मैं मानता हूँ कि मंजिल अभी भी बहुत दूर है, लेकिन हम पड़ाव पर पहुँचे हैं और मंजिल के रास्ते पर हम बैठे हुए हैं। मंजिल के रास्ते पर बैठे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको और आपके साथी समाजवादी नेताओं को अपनी मंजिल ज़रूर मिले। एक और बात कही जाती है श्याम जी बिहार के राजनीतिक हलकों में कि चुनाव के मौसम में आप पार्टियां बदल लेते हैं। पता नहीं कौन लोग कहते हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन जो मेरा इतिहास पढ़े होंगे तो मैंने चुनाव के समय कभी नहीं बताया। अकेला सख्त मैं हूँ जिसने मंत्री पद को लात मार करके कहिए या मंत्री पद को छोड़ कर करके और दल को छोड़ा। अगर ये मंत्री कहा पद जाता, छोड़कर कहाँ चले गए? मैं मंत्री पद छोड़ करके राजद में आया था जी। मैंने, कोई आदमी मंत्री पद अगर जो होगा तो मंत्री पद छोड़ने की लालसा नहीं होती है। नहीं, लेकिन तो आप तो मैंने राजद की सरकार में भी मंत्री थे, काबीना मंत्री थे। वहाँ भी मैंने मंत्री छोड़ कर करके, मंत्री तो सरकार हट गिर गई गई थी, जी। लेकिन उसके बाद पार्टी के महत्वपूर्ण पद पर उपनेता के रूप में थे और उपनेता पद को छोड़ कर करके मैं जदयू में आया था। तो मेरे लिए कभी व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति नहीं रही, लेकिन समाज का, राज्य का हित के संदर्भ में मैं अपने फैसले लेने का काम करता रहा। सबसे पहली बार आप राष्ट्रीय जनता दल छोड़ के जनता दल यूनाइटेड में क्यों आ गए थे? नहीं, मैंने उस समय भी अपने वक्तव्य दिए थे और मेरी राजनीति शुरुआत तो 74 आंदोलन से हुई जी। उसके बाद मैं जेपी के सानिध्य में आया,
जेपी के सानिध्य के बाद चंद्रशेखर जी के सानिध्य जी। में आया और चंद्रशेखर जी के साथ लंबी पारी खेलने का काम किया जब तक वो जिंदा रहे। कई आंदोलन के उन्होंने विचार दिए और उस आंदोलन का नेतृत्व करने का सौभाग्य उन्होंने मुझे देने का काम किया और आंदोलन किया, जिसका फलाफल भी हुआ। चाहे वो पंजाब में ब्लू स्टार के समय का सवाल हो या उग्रवाद के नाम पर बोडोलैंड में जो लड़ाई में लोगों को सरेंडर कराने का सवाल हो, या सुभाष घिसिंग के साथ गोरखालैंड की बनाने के समय उसके साथ का सवाल हो, या झारखंड में शिबू सोरेन के साथ झारखंड की लड़ाई का सवाल हो। ये सारे लड़ाई विचारों के आधार पर मैं उनके साथ रहा और आदरणीय स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के आदेश के अनुपालन में मैंने इन सब में शरीक होने का काम किया। उसके बाद मैं 95 में पार्लियामेंट राजनीति में शुरू किया। उसके बाद मैंने पहली बार राजद में थे, मंत्री थे, सब कुछ थे, सरकार चलाते थे। कई चीज़ों पर अड़चन होती थी, कई चीज़ों पर मुझे मन कुंठित होता था, मन दुखित होता था। और इसके बाद मैं लगातार अपने नेता को कई बार आग्रह करने के बाद जब मैं देखा कि जिन विचारों को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ था, उस विचारों का कहीं न कहीं क्षरण हो रहा है और उसको क्षरण को ख़त्म करने के लिए नेता नहीं लगे हैं। नेता अपने आबो हवा में बहे जा रहे हैं और वो विचार धीरे धीरे मध्यम पड़ते जा रही है। तो मेरे जैसा व्यक्ति उसको और बढ़ाने के लिए मैं उनके साथ नहीं दिया और मैंने जनता दल यू में आ गए। फिर जनता दल यू में आए और जनता दल यू में मंत्री भी रहे, काम भी किए, काफ़ी लंबा काम हुआ। विभागों का मैं जिस विभाग का मंत्री रहा, चाहे वो राजद के समय रहे, जनता दल के समय, उसमें काफ़ी काम किए, सब लोग जानते हैं। और कभी आज तक श्याम रजक पर कोई कपड़े पर या उसके जीवन पर कोई काली टीका लगाने का काम नहीं किया, जबकि मैंने बड़े बड़े विभाग को चलाने का काम किया। लेकिन जदयू में कुछ मैं मानता हूं कि मैं अपनी गलतियों से, जो गलती ये है कि मैं चंद्रशेखर जी का अनुयायी हूँ। कोई चीज़ लगता है कि हम व्यक्तिगत रूप से कि गड़बड़ है तो मन को गुस्सा होता है और स्वाभिमान को बचाने के लिए मैं पद को भी छोड़ देता हूँ। और यही कारण मैंने गलती किया और जदयू को छोड़ा। लेकिन उसके बाद चूँकि नेता राजद के हमको काफ़ी आग्रह किए थे कि परिवार को बचाओ, ये बचाओ, वो करो, पार्टी को बचाओ, तुम लोग नहीं पार्टी बनाया, मैं चला आया। लेकिन उसके बाद देखा कि जो लालू ने जिन विचारों को लेकर के पार्टी बनाया था, वो विचार, उनके विचारों का क्षरण हो रहा, उनके ही विचारों का। और अब परिवारवाद हॉबी होते जा रहा है। मुखिया तो लालू ही हैं अभी उस पार्टी के, लालू जी हैं मुखिया। नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ। लालू चेहरा है, अच्छा, लेकिन सब कुछ त्रिमूर्ति कर रहे हैं। ये त्रिमूर्ति कौन है? बड़ा अच्छा विशेषण आप दे रहे हैं। जो एक उनके सुपुत्र हैं, अच्छा, और 2 उनके अनुयायी हैं, अच्छा, और उसके कारण पूरी पार्टी। ये 2 अनुयायियों के बारे में छायावादी तरीके से बहुत कुछ बोला जा रहा है, लेकिन कोई स्पष्ट कहता नहीं है। क्या श्याम रजक नहीं इस बात की मैं नाम भी दे सकता हूँ, लेकिन मेरी आदत व्यक्तिगत टिप्पणी करने की नहीं है। अच्छा। मैं चंद्रशेखर जी का अनुयायी हूँ और चंद्रशेखर जी ने कभी भी व्यक्तिगत टिप्पणी करने पर हमको सीख देने का काम किया था और मैं इसको मानता हूँ। मेरे संबंध सभी पार्टियों से होता है, आज भी है, लेकिन मैं आपको आसानी होती है इधर से उधर चले जाने में। इधर उधर मैं नहीं गया कभी। अच्छा। जब मैं जनता दल से राजद गया, राजद से जदयू, दोनों समाजवाद के विचार से ही पार्टी का निर्माण हुआ था। लेकिन आज राजद जब परिवारवाद में सिमटती गई और भ्रष्टाचार के आगोश में अपने आप को जब पुलकित होने लगी, तो मुझे लगा और मैंने उस दल को छोड़ करके फिर जदयू में अपने घर में वापसी कर दिया। तो मेरा ये नहीं कह सकते हैं कि आप दल बदल किए। नहीं, 2 बार तो इधर से उधर हुए हैं ना। मैं दल बदला, लेकिन आप देखेंगे कि लालू जी के बहुत करीबी थे। मैं राष्ट्रीय जनता दल बनाने के वक्त से उनके साथ मैं निर्माण करता हूँ और मैं संविधान लिखने का भी काम किया। नंबर 2 समझा जाता था आपको राष्ट्रीय जनता दल में। 2 बार पार्टी हार गई तो आपने साइड बदल लिया ना, ये कोई नहीं कह सकता। श्याम रजक बराबर जीतता रहा है। नहीं, पार्टी 2 बार हारी तो हारी अपने कारणों से और अपने विचारों को गिराने के कारण। विचार अगर तो नहीं बुरे वक्त में आपने पार्टी छोड़ दी? वक्त में नहीं, उन्होंने अपने विचार बदलते गए।
विचार का क्षरण करते गए और मैं विचारों को अस्थिर अच्छा। करने का कोशिश करता रहा, लेकिन वो नहीं स्थिर हुए, तो मेरा छोड़ देना ही मेरे लिए कबूल था। और फिर जेडीयू क्यों छोड़ दिया आपने? मैं तो कहा कि मेरी सबसे बड़ी भूल थी और मैं व्यक्तिगत कारणों से मुझे लगा और कुछ लोगों के, अपने साथियों के व्यवहार से मैं क्षुब्ध होकर के गुस्सा में मैंने दल को छोड़ दिया। मैंने धैर्य रखना चाहिए था, मैंने धैर्य नहीं रखा। आप करीब नीतीश कुमार मुझे भी बहुत मानते थे, जी। आज भी मानते हैं, उस समय तो और मानते थे और मुझे जी। हर तरह से ये नहीं कहता था कि नीतीश कुमार जी के विचारों से जुड़ने के बाद मैं नीतीश जी का एक बहुत ही अच्छा सिपाही के रूप में काम करता था। बिल्कुल, श्याम रजक तो मेरा बिहार छोड़ की राजनीति में एक कद्दावर नाम रहा है, खासकर आप एससी कम्युनिटी से आते हैं और आपकी स्वीकार्यता कम्युनिटी लाइन से ऊपर उठ कर के है, इनफैक्ट पार्टी लाइन से भी ऊपर उठ के मैं कहूँगा, अगर मैं बिहार की राजनीति को समझता हूँ और फॉलो करता हूँ तो। लेकिन श्याम जी, एक बात है, आप करीब 1 डेढ़ साल तक बिहार के उद्योग मंत्री भी रहे। एक ऐसा मंत्रालय जिसका कोई वजूद ही नहीं है बिहार में। बिहार में तो सब कहते हैं उद्योग है ही नहीं, फिर आप मंत्री किसके थे? ये वही लोग कहते हैं जिनको किसी तरह की बात की सोच नहीं। जी। देखिए, सबसे पहली बात है उद्योग। उद्योग लगा देना ही बहुत बड़ा काम नहीं है। उद्योग लगाना बहुत बाद का फेज का है। पहला फेज है उद्योग लगाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, माहौल, ये सब बनाने की जरूरत है। देश के आज़ादी के बाद से बिहार को उद्योगों में क्यों गिरावट आते गई? कारण रहा कि उद्योग लगाने के लिए 4-5 चीज़ बहुत जरूरी है। अच्छा। जो मैं उद्योग मंत्री रहते हुए समझा और लोगों, उद्योगपतियों से बात होने में, पहला इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा। दूसरा कानून व्यवस्था, तीसरा पावर, चौथा लैंड, और पांचवा जो सामग्री होती है जिसका इंडस्ट्री लगना है वो, और उसका बाजार। मजदूर। बिहार में क्या था? मजदूर था, लेकिन सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर नरसंहार, बलात्कार, ये सब कौन कर रहा सारा था? कुछ था। मैं बता रहा हूँ, पहले आप एक एक चीज पे जी, बात आ जाइए। वो था, इसके कारण उद्योगपति यहाँ नहीं आ सकता था। जब नीतीश कुमार जी ने जब 2005 में सरकार बनाई तो उन्होंने सबसे पहले उनसे कही कि आप 2005 में आए तो आपके पास उद्योग क्यों नहीं आया, उद्योग क्यों नहीं लगाया? उद्योग लगाने के लिए इन सब चीज़ों की जरूरत थी, और ये एकाएक नहीं होता है। पहले पटना से आने के लिए किशनगंज से 2-2 दिन, 1.5 दिन लग जाते थे। पटना से बक्सर जाने में 1 दिन लग जाते थे। पटना से पुनपुन जाने में 4 घंटा लग जाते थे। आज पटना से पुनपुन 11 मिनट में चला जाता है। आज पटना से किशनगंज 4 घंटे में चल जाता है। आज पटना से बक्सर 2 से 2.5 घंटे में चला जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का काम। यहाँ एयरपोर्ट भी नहीं थे। आप आए होंगे तो आप एयरपोर्ट की स्थिति पहले भी देखे और आज भी देखे होंगे, परिवर्तन लगा होगा। तीसरा चीज पावर। पावर के नाम पर मैं पावर मिनिस्टर भी था। कई कोशिश किया था मैंने पावर को बढ़ाने का, और बढ़ाने का काम भी किया। हमको जब मिला था उसमें 50 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था, और जब मैं छोड़ा था तो 900 मेगावाट बिजली था। तो लेकिन फिर भी यहाँ जरूरत था 3000 से ज़्यादा मेगावाट की बिजली, तो वो नहीं हो पाता था। तो उद्योगपति आएगा क्यों? तीसरा चीज़ की कानून व्यवस्था, जो व्यवस्था थी, आप देख रहे थे नरसंहार का दौर चल रहा था, बलात्कार, अपराध, लूट, डॉक्टरों का, उद्योगपतियों का अपहरण हो रहा था, ये सारे चीज़ हो रहे थे। तो उद्योगपति क्यों आएगा? तो नीतीश कुमार ने सबसे पहले इन चीज़ों को कंट्रोल किया। आज बिजली जो है बिल्कुल 24 घंटा बिजली रहती है जी। आज कानून व्यवस्था में ये स्थिति है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% राम राज आ गया, लेकिन अन्य देशों, अन्य राज्यों के बनिस्पत बिहार में कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है, क्योंकि अपराधी अगर अपराध करते हैं तो वो बचते नहीं हैं, उनको जेलों के शिकंजों में जाना पड़ता है और उनको सजा कराया जाता है। स्पीडी ट्रायल लगा करके अपराधियों को सत्ता का संरक्षण नहीं है। तो ये काम है। तो अब उद्योगपतियों को जिन चीज़ों की जरूरत थी वो है। अब यहाँ एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री सबसे पहले जरूरत है जी। आलू आप जब पटना में खरीदेंगे तो 20 रुपये किलो आलू, लेकिन चिप्स उसी का जो बना करके
गुड़गांव से, गुजरात से, महाराष्ट्र से आता है जी। अलग अलग कंपनियों का, तो चिप्स 50 ग्राम चिप्स का कीमत है 50 रुपया। आलू 20 रुपये का 1 किलो, अब 50 ग्राम चिप्स का कीमत 50 रुपये। क्या आलू यहाँ से चला गया और आलू का चिप्स बना करके फिर यही बाजार बन गया। तो हमारा है कि जब सब कुछ है तो इंडस्ट्री आएगा, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा लाभ ये है कि हम मजदूर का जो पलायन हो रहा था 11% पलायन था, अब 2% पलायन है और कमेगा। अब तो बाहर के लोग आएंगे, क्योंकि जब इंडस्ट्री यहाँ लगाएंगे, हमारा पहला लक्ष्य हमारे नेता का भी और हम लोग का, सब लोग का, कि हम यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे, निवेश करेंगे, क्योंकि अब निवेशकों को आराम है। लेकिन ये तो काफी समय हो गया ना। नहीं, इतना समय तो लगेगा, ये बहुत कम समय है। आप ऊर्जा मंत्री रहते अच्छा, हुए ये ऊर्जा के बताइए, क्षेत्र में आपने बड़ा उल्लेखनीय कार्य किया। आप बताइए, आप गुजरात से कंपेयर कर रहे हैं बिहार को? नहीं, मैं बिहार को बिहार से ही कंपेयर कर रहा हाँ, हूँ। तो बिहार से बताइए। बिहार को बिहार से मैं इस तरह से कंपेयर कर रहा हूँ, अगर जंगल राज की बात करें, वो एक दौर था कि टूटी हुई सड़कें थी, बिजली हफ्ते में 1 घंटे के लिए आती थी। हम लोग बिहार की ही उपज है, बिहार में ही पढ़ाई लिखाई किए, तो ये सब हमारे आंखों के आगे एक्सपीरियंस किया हुआ ये सब है, ये सारी चीज़ें। उस सत्ता को बदले हुए 20 साल हो गए। जरूर, 20 साल बहुत कम। सड़कों की हालत अच्छी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कोर्स बहुत अच्छी हो गई, उद्योगों की स्थिति क्यों ऐसी ही जर्जर है? अब जब ये सब स्थिति करने में समय जो लगा, समय लगेगा ना, रोड बनाने में, बिजली को ठीक करने में, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने में, एग्रीकल्चर को ठीक करने में, इरिगेशन को ठीक करने में, ये सारा समय जब लग गया, अब किसी उद्योगपति को आने में किसी तरह की अकुलाहट नहीं होगी। अच्छा, तो ये सारे चीजें जब बन गए तो अब तो उद्योग ही लगेंगे ना। नहीं, लेकिन मुझे लगता है यही बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं। नहीं, प्रशांत वो तो कह रहे हैं कि छठ में जो लोग आएंगे उनको वापस ही नहीं जाने देंगे। हम वापस क्यों नहीं जाने देंगे? ये नहीं, लोकतंत्र है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि छठ में जो लोग बाहर से आएंगे छठ मनाने बिहार में, उनको आजीविका के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी, और वही लाइन अब आप कह रहे हैं। नहीं, मैं बोल वाली लाइन नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप कह रहे हैं हम उद्योग लगाएंगे, पलायन नहीं होगा। आज थोड़ी उद्योग लग जाएगा एक दिन में। अच्छा, ये चुनाव खत्म होगा उद्योग लगने लगेगा क्या? तो इसमें उद्योग लगने में समय लगता है, अभी और वक्त लगेगा। समय तो लगेगा ही, उद्योग लगाने में कम से कम 1-2 साल। लेकिन प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं तुरंत कर देंगे वो। अब कोई तो कह रहा है कि हमें 20 दिन में 1 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे। जो खुद नौकरी के पात्र नहीं है वो कह रहा है कि नौकरी हम दे देंगे। उसके हर परिवार में, पहले उनके परिवार में किसको नौकरी वो देंगे? अच्छा, चलिए, आप लोग कितने लोगों को नौकरी देंगे? हमने तो 12 लाख लोगों को नौकरी दिया है, ये रिकॉर्ड है मेरे पास। और हमने कहा कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे। अच्छा, हमारा तो वादा को, हाँ, और हमने वादा को इम्प्लीमेंट भी किया है। जो वादा हमने 7 निश्चय में किया था, उसका इम्प्लीमेंट 7 निश्चय को कर दिया। हमने नौकरी भी दिया, हमने एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट किया, हमने इरिगेशन को ठीक किया, हमने पावर को ठीक किया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया, सड़कों को सिर्फ NH और SH को ही नहीं बनाया, हमने गांव को उन टोलों तक सड़क बनाने का काम किया। हम क्या कहते थे कि जो गरीब गांव का दलित जो वर्ग था या पिछड़ा वर्ग था या जो गरीब वर्ग था, वो गांव से आता था कीचड़ में बांध करके, और ये सारे एक्सपीरियंस हमारे हैं, ये सारे एक्सपीरियंस हमारे हैं जी, बिल्कुल। और NH में आता था, तब जाकर के वो जूता पहनने के काबिल रहता था। तो नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं, पहला अधिकार उनका है, तो गांव तक, उनके टोलों तक सड़क बनाने का काम किया 7 निश्चय के अनुसार। और जब वहां तक सड़क बन गया तो अब तो किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। आप लालू जी के भी बहुत करीबी सहयोगी रहे हैं और नीतीश कुमार के भी बहुत करीबी सहयोगी रहे हैं। इन दिनों नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी सारी बातें कही और सुनी जा रही है। नीतीश जी पूरी तरह स्वस्थ हैं? हमारी तो भेंट नहीं हो पाई उनसे। मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ, स्वास्थ्य का रिपोर्ट कौन देगा? कोई चिकित्सक देगा? हाँ, लेकिन चिकित्सक तो कोई है नहीं, सब मौसमी चिकित्सक बने हुए हैं। लेकिन जो नौवीं फेल अच्छा व्यक्ति MBBS का स्वांग रच करके स्वास्थ्य का घोषणा कर रहा है कि फलाना आदमी अस्वस्थ है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है, कोई अगर मानसिक रोगी चिकित्सक अगर इस बात को कहता तो वो सत्य होता। अच्छा। और नीतीश कुमार जी आज भी 18 घंटा 17 घंटा खट रहे हैं। अच्छा। योजना भी बना रहे हैं, जिलों में भ्रमण भी कर रहे हैं, योजनाओं का कार्यान्वयन कर करके
राशि दे करके समीक्षा भी कर रहे हैं और योजनाओं का इम्प्लीमेंट कैसे हो, योजनाओं का लाभ उन लोगों के लिए दिया गया उन लोगों तक कैसे मिल रहा है, मिला कि नहीं मिला, इन सारी चीज़ों का मॉनिटरिंग करने वाला अगर मानसिक रोगी है तब तो ये हास्यास्पद बात है। बिल्कुल। अब हम जरा आपके कंस्टिट्यूएंसी की तरफ चलते हैं। फुलवारी शरीफ में क्या माहौल है आपके हिसाब से? माहौल तो बहुत अच्छा है, वहाँ जनता भर से नहीं, गोपाल रविदास तो महागठबंधन वहाँ के सिटिंग एमएलए हैं। है, इसमें कहीं दो राय नहीं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में 5 साल पर जनता अपना सेवक चुनती है। अलग है, इस देश का इतिहास है कि सेवक मालिक बन जाता है, वही हाल है फुलवाड़ी में। 5 साल पहले मैंने चुनाव नहीं लड़ा था। मैंने तो, मेरी पत्नी डेथ कर गई, मैं पत्नी की बीमारी में व्यस्त था, मैं अपनी बनवानी व्यस्त था, तो मैंने चुनाव से अपने आप को अलग रखा और टिकट उनको मिला, उनको मैंने मदद भी किया और वो जीत भी गए। लेकिन जिन आकांक्षाओं अपेक्षाओं के कारण उनको जिताने का काम किया गया था, ठीक उसके उल्टे उतरे। अच्छा, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता से पूछ लीजिए। अच्छा, आप कहीं भी चले जाइए, किसी वर्ग में चले जाइए, किसी लोगों के पास चले जाइए, हर लोग क्या कहते हैं, अच्छा, वो इसके बारे में वही बताएंगे। चलिए, गोपाल रविदास फुलवारी शरीफ के मतदाताओं की आकांक्षाओं पर खड़े नहीं उतरे और वो लोग अब श्याम रजक को क्यों चुनेंगे? श्याम रजक ने उस समय चुना था श्याम रजक को जब फुलवारी खूब अंधेरा था, जर्जर सड़कें थी, बदबदाती हुई नालियाँ थी, एक ट्रक का टायर अगर फटता था तो सांप्रदायिक तनाव का वातावरण बन जाता था। तो उस स्थिति को दूसरे विकल्प बनाने में श्याम रजक का उस समय की सरकार नीतीश कुमार जी के सहयोग से और लोगों को सहयोग करा करके उस स्थिति को बदलने का काम किया। लोगों के दुख दर्द में बराबर साथी के रूप में रहा, एक नेता के रूप में नहीं। आप 5 बार फुलवारी शरीफ से चुने गए? 6 बार चुने गए। मैं आपसे जब बात करने के लिए आ रहा था तो मैंने कुछ लोग, हमारे जो मित्र हैं मीडिया जगत के, उनसे बात हो रही थी जो स्थानीय मीडिया में यहाँ पर जमे हुए हैं, और वो कह रहे थे कि फुलवारी शरीफ में तो श्याम रजक का जलवा है। साथ ही किस सेंस में कर रहे हैं? जलवा है मतलब आपको लोग पसंद करते हैं निश्चित, इसलिए लेकिन कि मैंने उसको साथी के रूप में, एक मालिक के रूप में स्वीकार किया है। श्याम रजक का जलवा है फुलवारी शरीफ में, लेकिन साथ ही फुलवारी शरीफ के मतदाताओं का जो गणित है, जो समीकरण है, उसमें ऑफ कोर्स वो एससी के लिए रिजर्व है, अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित सीट है, लेकिन वहाँ पर जो निर्वाचन का फैसला होता है उसमें लालू जी के MY समीकरण का कहा जाता है बहुत बड़ा हाथ होता है। उस समीकरण को श्याम रजक इस बार कैसे तोड़ेंगे? इस बार ही नहीं, हर बार तोड़ा है। अच्छा, श्याम रजक ने जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण सभी के दीवारों को तोड़ करके फुलवारी में लोगों को एक अच्छा सेवक बनने का प्रयास किया है। अच्छा, और आज आप मेरे नामांकन जुलूस को भी देख लें, मेरे आज कार्यालय के उद्घाटन हुआ उस स्थिति को भी देख लें, या मैं जो भ्रमण करता हूँ उसको भी देख लें, तो मेरे साथ में या वहाँ जो लोग हैं, जादव भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, कुर्मी भी रहते हैं, अति पिछड़ा भी रहते हैं, सवर्ण भी रहते हैं, हर वर्ग के लोगों का सहयोग, प्यार, स्नेह बराबर श्याम रजक को मिलता है। लेकिन फिर आप सुरक्षित सीट से क्यों चुनाव लड़ते हैं? आपको जनरल सीट से लड़ना चाहिए। तो मैंने नहीं किया है। नहीं, आप कोई दूसरी, आपको जब इतना प्यार सब लोगों से मिलता है, सभी समुदाय से मिलता है, पार्टी के निर्णय पर ही उम्मीदवार बनाया जाता है। अच्छा, तो पार्टी का जो निर्णय होता है जी, उसी को, अगर पार्टी निर्णय करती कि मैं फलाने जगह से लड़ूं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि पार्टी के नेतृत्व का जो आदेश है उसको स्वीकार। बिल्कुल, पार्टी का अनुशासित सिपाही हैं आप। लेकिन एक बात है श्याम जी, आप कह रहे थे कि आपने फुलवारी शरीफ में बहुत कुछ किया है, लेकिन वो तो बीते जमाने की बात हो गई। इस बार जीतेंगे तो क्या करेंगे? इस 5 सालों में आगे का विजन? आगे का विजन मेरा साफ है, सीधा है कि पहले तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिगाड़ गया उसको तो पहले तो दुरुस्त करना है, जीर्णोद्धार करना है जी। ये तो पहला हमारा कर्तव्य होगा, क्योंकि जिस सड़क से आज मुझको गुजरना पड़ता है, मुझको अब खुद पीड़ा होता है कि कैसे हमारे जो मालिक है, हमारे जो मतदाता हैं, वो कैसे गुजरते होंगे। तो
उसको ठीक करना है, वो तो एक रूटीन वर्क है, वो रूटीन वर्क मैं मानता हूँ। अच्छा। लेकिन हमारे सामने विजन ये है, फुलवारी विधानसभा में 101 से ज़्यादा, 115, 116 मुसहर की टोली है, बस्ती है। अच्छा। सरकार योजना देती है, राशि देती है, लेकिन प्रतिनिधि जो होते हैं वो उस पर खड़े नहीं उतर रहे हैं, और उसकी स्थिति, सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, बिल्कुल उसकी आज भी वंचित है वो। बहुत ही वंचित नहीं कहिए, सबसे माने कि गुलाम वंश का अगर हम इतिहास पढ़ें तो उस स्थिति से गुजर रही है। तो मेरे सामने यह है कि जो उनकी लड़कियां हैं, पहले उसके अंदर शिक्षा मुसहर समुदाय की लड़कियों की शिक्षा के लिए आप काम करेंगे। जो क्या करना होगा, सरकार ने स्कूल बनाया है, आंगनबाड़ी केंद्र बनाया है, सब कुछ किया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो प्रतिनिधि है उससे उसको जोड़ नहीं पा रहे हैं, या जो ब्यूरोक्रेट है वो नहीं जोड़ पा रहे हैं, या जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो नहीं जोड़ पा रहे हैं। देखिए, आज शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारी नई नई तकनीकी आ गई है, और खेल के माध्यम से आज देख रहे होंगे कि बड़े बड़े बच्चे, जो बड़े बड़े घरानों के बच्चे प्ले स्कूल में अपने बच्चों को दाखिला करते करते खेल के माध्यम से वो शिक्षा के प्रति आकर्षित होते हैं। तो मेरा भी ये सोच है जो शिक्षा में नवाचार है वो लेके आएंगे। सभी बच्चियों को हम प्ले स्कूल हर टोले में खोल कर, मुसहर समुदाय की बच्चियों के लिए आप प्ले स्कूल खोलेंगे, प्ले स्कूल खोल करके, और बच्चियों को शिक्षा की तरफ आकर्षित करेंगे खेल के द्वारा, ताकि वो फिर जो सरकार की योजना है, आंगनबाड़ी, उसके बाद प्राइवेट स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय, ये उस तो है ही, हमने बनाया है और सरकार के ही सहयोग से बनाया है। तो उसमें दाखिला के पहले तो वो जाने के लिए इच्छुक तो हो, जब प्ले स्कूल के द्वारा जब उनमें आकर्षण आएगा तो वो शिक्षा से आकर्षण होगा, और शिक्षा के प्रति उनका जाने में एक लालसा होगी, तो निश्चित रूप से वो उसका एक सबसे बड़ा हथियार बनेगा प्ले स्कूल। बिल्कुल। तो मैं वो सोचा हूँ करने के लिए। ये बहुत अच्छी सोच है, और शिक्षा ही किसी समुदाय को विकास के रास्ते पे ले जा सकती है। हाँ, दूसरा चीज़ ये सोचा है कि जो हमारे नौजवान हैं वहाँ, मैं देखता हूँ मन पीड़ित हो जाता है। ज़्यादातर जो नौजवान हैं, सरकार इतना रोजगार भी दे रही है, नौकरी भी दे रही है, लेकिन उसका वो पूरा लाभ नहीं ले पा रहे हैं। कारण है, कई कुरीतियों से वो जुड़ते जा रहे हैं। अच्छा। तो सबसे पहले मैं वहाँ किसी तरह कोशिश करके कम से कम एक इंडस्ट्री वहाँ पर बैठाऊंगा, ताकि जो बच्चे हैं, नौजवान, वो इंसलरी के माध्यम से उससे जुड़ करके अपने रोजगार को, अपने हाथों को मजबूत करके, और रोजगार एक बार जब जुड़ जाएंगे तो वो उन कुरीतियों से खुद ब खुद दूर होते जाएंगे। इसलिए इंडस्ट्री हम खोलना चाहते हैं। तीसरा चीज जो मैंने प्रयास किया था, लेकिन फिर मैं इस्तीफा दे दिया। ये कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, ये तीनों चीज आपके जीतने के बाद मैं फिर से वापस आऊंगा। मैं कह रहा हूँ कि मेरा श्याम रजक का वादा नहीं होता है। मैं कभी वादा नहीं करता हूँ, मैं संकल्प करता हूँ। संकल्प, और संकल्प को जो करता है उसको पूरा करने की पूरा प्रयास करता है। बिल्कुल। और मैं प्रयास पूरा करूँगा। तीसरा चीज सबसे बड़ा, मैंने कोशिश की थी, लेकिन उस समय इस्तीफा दे दिया और फिर दल छोड़ दिया। मेरे सामने ये था कि फुलवारी नाम है, कई सूफी संतों का वो स्थल रहा है फुलवारी। फुलवारी का मतलब है कि सभी तरह के लोग मिले तो वो बगीचा होता है, एक फूल का बगीचा नहीं होता है जी। तो वहाँ पर कोई फुलवारी नाम है और कोई फुलवारी है ही नहीं। अच्छा, कहीं नहीं आप फुलवारी पाएंगे पूरे फुलवारी में। वहाँ पर पार्क बनाएंगे। तो मैं वहाँ एक अच्छा पार्क बहुत अच्छी बनाऊंगा, और वहाँ के नौजवानों को, वृद्धों को स्वास्थ्य की दृष्टि से वो उसके लिए एक मील का पत्थर साबित हो। बहुत अच्छा है आपका संकल्प। आपका संकल्प कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, और आपकी जीतने के बाद हम फिर से वापस आएंगे। मैं ये संकल्प लोगों को नहीं कर रहा। आपने छेड़ा तो मैंने कह दिया। बिल्कुल। मैं चूंकि वादा नहीं करता हूँ, मैं सोचा हूँ, मैं अपने साथियों के बीच बैठता हूँ तो चुनाव के रणनीति पर विचार नहीं करता हूँ। चुनाव तो जनता लड़ रही है। अच्छा। मैं उनसे ये कहता हूँ कि मैं जाता हूँ यार,
बड़ा हमको दुख लगता है। हमारे मन में ये है कि उसको कैसे किया जाए, प्ले स्कूल खोला जाए, इंडस्ट्री खोला जाए, बगीचा खोला जाए, खेलों के माध्यम से लड़के लड़कियों को जोड़ा जाए, हर पंचायत में खेल क्लब बना करके लोगों को फुटबॉल दें, कहीं पर बैडमिंटन दें, कहीं पे ये करें, ताकि लोग अपना इन्वॉल्वमेंट जो है उन कुरीतियों से अलग हट करके खेल के प्रति अपने को जुड़ जाए। और खेल के प्रति जुड़ेंगे तो फिर शिक्षा से जुड़ेंगे, व्यक्तित्व का विकास भी होगा। हाँ, कुरीतियों से वो भागेंगे। जी बिल्कुल। तो ये मेरे मन में है, ये मैं अपने घोषणा पत्र में कहीं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा भाषण नहीं होता है। जी। मैं तो जाता हूँ तो सिर्फ अपने मालिकों को प्रणाम करता हूँ और फिर बढ़ करके। एक व्यक्तिगत सवाल है, श्याम रजक पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में जिसे जिताने के लिए मदद कर रहे थे, क्या इस बार उसी को हरा देंगे? निश्चित, जो अपने विचारों पर खड़ा नहीं उतरा, तो ऐसे व्यक्ति को तो हराना, मैं क्या हराऊंगा, जनता हराएगी। मैं तो एक बात कहता हूँ, ये लड़ाई जनता वर्सेस महागठबंधन है। जनता वर्सेस महागठबंधन है। क्यों? महागठबंधन तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, कह रहे हैं बातें कर रहा है। देखिए यही दिक्कत है, या यही बात है, महागठबंधन बातों पर लोगों को लुभाने का काम कर रहा है और एनडीए कामों के आधार पर जनता के बीच में अपने को उपस्थित होने का काम कर रहा है। जनता बातों पर विश्वास नहीं करती, कामों पर विश्वास करती है। तेजस्वी यादव तो आपके बच्चे की तरह है, क्या दिक्कत है, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, क्यों नहीं आप लोग मदद करते हैं? मैं कहाँ कह रहा हूँ कि वो मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन आप लोग मदद करेंगे तब तो बनेंगे। मदद क्या करें, एक गलत आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए? अरे आप बिहार बच्चे की तरह है। बच्चा की तरफ तो फिर वही परिवारवाद। अच्छा, वही परिवारवाद में कर दूं। बिहार को बनाना है कि बिहार को बिगाड़ना है? बिहार को बनाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो नीतीश जी की वापसी होगी? निश्चित रूप से। 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी बता रहे हैं लोग। कहाँ एंटी कन्वेंशन है, क्या एंटी कन्वेंशन? एक उदाहरण दीजिए कि जिसके का एंटी कन्वेंशन हो। नहीं, लोग बता रहे हैं कि अब अच्छे से काम नहीं हो रहा है। क्या काम नहीं हो रहा है? जैसे अब एक तो मैं अपना व्यक्तिगत उदाहरण भी देता हूँ, अनुभव बताता हूँ। सर, आज मैं दिल्ली से ड्राइव करके आया हूँ और 1000 किलोमीटर आराम से ड्राइव किया, लेकिन बिहटा से पटना आते आते कमर एकदम टूट गई। सड़कों की बदहाली जो है, मुझे ऐसा लग रहा था कि 20 साल पुरानी बिहार में पहुंच गए। अब बदहाली, वो सड़कें बन रही होगी और उसके कारण आप गलत रास्ता से आ गए। अच्छा। आप बिहटा सरमेरा रोड को पकड़ लेते हैं। अच्छा। तो आप मैक्सिमम बिहटा से यहाँ 35 से 30 मिनट, मुझे 2.5 घंटे लग गए बिहटा से यहाँ आने में। कहते ना कि बिहटा से सरमेरा रोड अगर पकड़ लेते तो आप सीधे उतर जाते यहाँ पर भूपतिपुर में। ये मीठापुर जो एजुकेशन हब जो बना है, यहाँ पर पहुँच जाते 30 से 35 मिनट में। चलिए, आपने बिहटा से सीधे आ गए, यही बात है। सीधे आ गए तो कहीं आपको संकीर्ण जगह मिला होगा, कहीं रोडें बन रही है, मेट्रो का काम हो रहा है, इसके कारण रोडें टूटी डाइवर्सन है, बहुत जगह है, तो आपने गलत जगह। यही है, हमें आपके तरह का रास्ता बताने वाला मार्गदर्शक भी चाहिए। आजकल तो गूगल का नहीं सर, ये गूगल ही ले आया उस रास्ते से वैसे। बहरहाल, नहीं, नीतीश जी को लेकर यह भी कहा जाता है कि थोड़े अब अस्वस्थ हो गए हैं, रोजगार उस तरह से लोगों को मिला नहीं, पलायन मिला नहीं, और जो एक जंगल राज 11% जो था पलायन, 11% था। आप पता कर लीजिए, ये तो आंकड़े हैं, कोई मैं आंकड़ा अपना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। 11% था 2004 में, आज पलायन 2% है। तो पलायन कम हुआ नहीं, बट ये तो, इस पर मुझे आदम गोंडवी साहब की एक पंक्ति याद आती है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मेरा दावा है ये बता। तो ये तो भी आप इस आंकड़ा को गलत मानते हैं। तो आज क्या कारण है कि गांव की आर्थिक समृद्धि बढ़ी है? आर्थिक समृद्धि तो जो बाहर से पैसे आ रहे हैं उसकी वजह से बढ़ी है, सिर्फ उसी से बढ़ी है। हाँ, नहीं, उसमें सरकार की तरफ से समाज कल्याण की योजनाएं हैं। बता रहा हूँ, कल तक समाज कल्याण की योजनाएं भी हैं। एक उदाहरण देता हूँ। जी बिल्कुल। कल तक एक पुनपुन से मसौड़ी, विक्रम, नौबतपुर इलाके में खेतों में अनाज नहीं होते थे, वहाँ गोले बारूद जमा किए जाते थे। बिल्कुल सही। आज वहाँ 3-3 फसल हो रहे हैं, धान भी हो रहा है, गेहूं भी हो रहा है, और अलग से फर्टिलाइजर, वेजिटेबल या फ्रूट हो रहा है। अच्छा। तो उससे आर्थिक लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है लोगों को? सड़कें बन गई, अब वहाँ बड़ी बड़ी सड़कें बन गई। अब वो माल
उसको ट्रकों से यहाँ से बाहर भेजा जा रहा है। बर्मा, पाकिस्तान, यहाँ का प्याज जा रहा है। ये पुनपुन का, मसूरी का, संपतचक का प्याज, यहाँ का आलू जा रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल। तो उससे आर्थिक समृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है? आर्थिक समृद्धि उससे हो रही है, लेकिन पलायन का जो आंकड़ा है वो थोड़ा उस पर ये यकीन मेरा आंकड़ा करना नहीं, कठिन है। कठिन आपको हो सकता है। ये आंकड़ा बिहार सरकार का आंकड़ा नहीं है। नहीं, ये सिर्फ आंकड़ा किताबी भारत आंकड़ा है सरकार का भी नहीं है। ये आंकड़ा है आपको यूनिसेफ का आंकड़ा है। यहाँ देखिए एक और काम हुआ, लेबर कार्ड बने और लेबर कार्ड के बाद उनको रोजगार देने की गारंटी होने लगी। अब वो आदमी यहीं पर उसको रोजगार मिल जा रहा है और उसके रोजगार के जो दर है वो भी बढ़ गया। अच्छा। तो उसके कारण भी पलायन घटा है, क्योंकि जितना पैसा उसको यहाँ मिल रहा है, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा मिल रहा है, तो उसका वहाँ भी तो खर्च हो रहा है। तो जब वो खर्च हो रहा है तो यहाँ रह करके अपने परिवार के साथ और दिन भर काम करके और उसके बाद समय बचा तो कोई छोटा सा दुकान खोल दिया। अच्छा। कोई और भी रोजगार खोल लिया। कोई सरकार ने क्या किया, लोगों को 2 बकरी दे दिया। अच्छा। किसी को 10 मुर्गी दे दिया। अच्छा। इस तरह से क्या है, अच्छा, जीविका के माध्यम से महिलाओं को इस तरह से रोजगार से जोड़ने का काम। अब 2 बकरी खरीद लिया तो 2 बकरी से उसने कितनी बकरी से बकरी बना लिया और उसके दूध का व्यापार करने लगा, तो उसकी आर्थिक समृद्धि हुई कि नहीं हुई? उसने तरकारी का दुकान खोल दिया, मिठाई का दुकान खोल दिया, आर्थिक समृद्धि तो उसकी आर्थिक समृद्धि हुई। जो महिलाएं घर के अंदर कैद रहती थी वो महिलाएं अब निकल करके रोजगार कर रही है, के माध्यम तो से उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई कि नहीं हुई? श्याम जी, एक और सवाल है, ऐसा कौन सा काम है जो नीतीश जी पिछले 20 सालों में नहीं कर पाए और अब करेंगे? कहाँ तक उद्योग लगाना अब उनकी प्रथम प्राथमिकता है और इस 5 साल में बिहार में अब एक ही काम बचा है, उद्योग का विकास। उद्योग का विकास। देखिए, मैंने शुरुआत किया था उद्योग मंत्री थे, आपने कहा ना, मैंने यहाँ के जो कारीगर थे उन लोगों के माध्यम से कारीगरों को प्रोत्साहित किया और चले जाइए गांधी मैदान के पास खादी मॉल बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। और आज जाइए खादी मॉल में, वही करघा से उत्पादित व्यक्तियों का, आप कभी अगर अभी हैं चुनाव तक तो पाली के सिगुड़ी में चले जाइए और उसका जो, ये सब मैं वहीं से खरीदा हूँ, और वहाँ का खादी, वो जो खादी का जो मजदूर है या जो करघा पर जो काम करने वाले लोग हैं वो खादी का सामान ला करके खादी मॉल में बेचते हैं। जो सामान वहाँ बेचते थे 150 रुपये मीटर, वो यहाँ मिल रहा है 1100-1200 रुपये मीटर। कितना का अंतर हो रहा है, कितना लाभ वो कमा रहा है। खादी मॉल में बनाया, इंडस्ट्री का, MSME का ही एक हिस्सा है। उसी तरह से किसान चाची के द्वारा बनाए हुए, जो किसान महिलाओं के द्वारा बनाए हुए अचार, पापड़, कई तरह की टोकरियाँ, डगरियाँ, उन सबको एक स्टॉल बनवाया। और उसके कारण रोजगार का उनका बढ़ोतरी हुआ। तो खादी मॉल ये सब काम किया। दूसरा मुजफ्फरपुर में लगाया, आप चले जाइए कभी भागल में, मेरे समय में हुआ था, सिल्क सिटी बनाया। खादी को सिल्क सिटी कहा जाता था। और वहाँ पर आप जाएंगे तो लेकिन वो तो उसी अवस्था में रह गया, उसमें फिर कुछ उत्तरोत्तर विकास नहीं हुआ। मेरे आने तक उतना ही डेवलपमेंट हुआ उसका, जो सिल्क के जो कीड़े होते हैं, सिल्क के कीड़े 6 महीने तक आपको बाहर से, तमिलनाडु, आंध्रा से लाने पर मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर 6 महीना बारिश में ही वो ब्रीडिंग होती है, ब्रीडिंग होती है। तो उसका हमने यहाँ पर इंतज़ाम किया और उसका स्टोरेज भी बनाया और वो रखने लगा। फिर वो कीड़ों से सिल्क बनाने के लिए एक साइड में वो करघा भी लगवाया और उसके बाद वो करघा से बने हुए सिल्क के साड़ी कपड़े का बाजार भी बनवाया, मॉल, सिल्क मॉल बनाया। और वहीं पर एक छोटा सा बच्चों के लिए पार्क भी बनाया, वहीं पर रेस्टोरेंट बनाया। अब लोग आते हैं तो रेस्टोरेंट भी गए, कुछ खा लिया, बच्चों के लिए खेलने के लिए प्लेग्राउंड बना दिया और वो जा करके खरीदारी भी कर रहा है। और मजदूर जा करके वहाँ कीड़ा खरीद करके और वहाँ पर सिल्क भी बना रहा है। ये मैंने किया, ऐसे कई लोगों का लाभ हुआ, उस इलाके का भी डेवलपमेंट हुआ। इससे रोजगार होता है तो सिर्फ एक
उद्योग नहीं बढ़ता है, अगल बगल उसका इंसलरी और उससे जुड़े हुए लोगों का एक लाभ और होता काल्पनिक सवाल है और मैं चाहूँगा कि ये काल्पनिक सवाल सच्चाई में भी तब्दील हो अगले 15-16 दिनों के बाद। अगर श्याम रजक फुलवारी शरीफ से चुनाव जीतते हैं और जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों की गठबंधन वाली एनडीए की सरकार बनती है, तो क्या श्याम रजक फिर से उद्योग मंत्री बनना पसंद करेंगे और अपने जो छूटे हुए काम है, है। बाकी काम है, देखिए, उसको आगे ले जाएंगे? मैं फिर वही कहूँगा, कोई बड़ी लंबी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत छोटी बात कर रहा हूँ। श्याम रजक का राजनीतिक इतिहास थोड़ा पलट लीजिए। श्याम रजक राजनीति में आया अनचाहे। अच्छा। मेरी बचपन से इच्छा थी कि मैं एक मिलिट्री अफसर बनूं और बिहार का पहला पारा जंपर हूं। अच्छा बिहार का मैं माउंटेनर हूं अच्छा। अच्छा। और मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी का एग्ज़ाम दे दिया था। और परिस्थितियाँ ऐसी आई कि मुझको अरेस्ट कर लिया गया। उस जेपी समय मूवमेंट जिस में? तरह का, मैं जेपी मूवमेंट में डायरेक्ट नहीं था, अच्छा। मैं मिलिट्री अफसर बनना चाहता था। मुझे पकड़ लिया गया और मुझे मिसा में डाल दिया गया। जबकि एनसीसी और मिलिट्री के अफसर आकर के पिरभोर थाना में उन लोगों ने आग्रह किया, ये लड़का जा रहा है ट्रेनिंग में खड़गवासला, इसके टिकट है, ये है, सारे कुछ है। लेकिन उन लोगों ने उस समय का तो जो रुतबा था, उस रुतबा में ब्यूरोक्रेट कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था और मुझको भेज दिया गया जेल। 15 महीना में सजा काटा। तो उसके बाद मन को परिवर्तन हुआ। तो छुपा हुआ वरदान आपके लिए हो गया ना, मिलिट्री ऑफिसर बन के वरदान मंत्री बन नहीं, गए। मैं आज भी जब मिलिट्री अफसर को परेड करते देखता हूँ या जाते हुए, तो मेरा मन आज भी मचलता है। मैं आज भी अपने आप को उस मिलिट्री सिपाही के सामने मैं अपने आप को मंत्री रहता हूँ, और जो मिलिट्री अफसर सैल्यूट करता है या क्वार्टर गार्ड में हमको सैल्यूट देने आता है, तो मैं अपने आप को बहुत कुंठित महसूस करने लगता हूँ। मुझे लगता है कि मैं वहाँ रहता और ये यहाँ रहते तो मैं उस चमकदार से इसको सैल्यूट करता। मेरी याद में ऐसे लोगों को उस समय उठा देता था सवाल कि तुम्हारा परेड का स्टाइल ठीक नहीं है। अच्छा। बता देता था। तो हमको अफसर कहते थे कि आप सर, हम एनसीसी से रहे, बेस्ट कैडेट ऑफ इंडिया रहे, बेस्ट पहला पारा जंपर रहे, माउंटेनर रहे, 3 सिंह शेरपा मेरे ट्रेनर रहे हैं। अच्छा। तो हम तो उस जीवन से गुजरे हैं। तो इसलिए आप जो करें कि उद्योग मंत्री होना चाहेंगे, मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा। चंद्रशेखर जी के साथ जब मैं जुड़ा, जेपी ने मुझे जुड़वाया और चंद्रशेखर के साथ जुड़ा, तो सबसे पहले मैंने भारत यात्रा से जुड़ा। बिल्कुल। कन्याकुमारी से दिल्ली तक पद यात्रा किया। उसके बाद ब्लू स्टार जो कांग्रेस के समय हुआ, तो हमको चंद्रशेखर जी ने कहा कि तुम ब्लू स्टार के खिलाफ पंजाब में जाओ। और मैं 6 महीना तक पूरे पंजाब के कोई ऐसी गलियां नहीं थी, कोई ऐसा पंचायत नहीं था जिसमें मैं नहीं गया। और उनका ये हिदायत था कि अगर दिन में पंजाबी गुरुद्वारा में अगर खाना खाओगे, तो रात में किसी हिंदू धर्मशाला में खाना खाना। अच्छा। अगर दिन में किसी धर्मशाला में खाना खाओगे और सोओगे, आराम करोगे, तो रात में गुरुद्वारा में सोना और खाना खाना। और उसको मैंने 6 महीना तक निभाया। वो काम मैंने किया। ये बोडोलैंड वाले आपको उमा ब्रह्म भट्ट, ये सारे लोग जो थे डेथ कर गए। उमा ब्रह्म भट्ट, उसके बाद ये एक और बड़े नाम थे, ये 3 लोग थे। इन तीनों को हमने सरेंडर कराया चंद्रशेखर जी के सामने। 3 महीना तक मैं असम के जंगलों में खाक मानता रहा। हमारे परिवार के लोगों को नहीं जानकारी थी। मैं चंद्रशेखर जी को भी ये जानकारी था किस जगह है। मेरी मदर डेथ कर गई थी, खबर तक नहीं मुझको मिल पाई। श्राद्ध क्रियाक्रम सब हो गए। चंद्रशेखर जी ने परेशान थे, खोज रहे थे। खोजते खोजते उनको पता चला। वो हमको बोले तुम्हारी माँ का तबीयत, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो डेथ कर गई, उन्होंने कहा कि तबीयत बहुत खराब है, इसलिए तुम जल्दी आओ। जब यहाँ आया पटना, तब मुझे भनक एहसास हो गया। और उसके अंदर सब्जी बाग आते आते मैं रोने वाली स्थिति में हो गया था। तो मेरा वो दिन गुजारा है मैंने। अच्छा। तो मेरा राजनीति सत्ता के लिए, पद के लिए मैं राजनीति में नहीं हूँ, विचारों के लिए हूँ। अच्छा। सरकार में मुख्यमंत्री जो बनते हैं, उनका दायित्व बनता है कि वो अपने सोच के अनुसार अपनी कैबिनेट बनाएं।
अगर आज तक मैं उनकी सोच के अनुसार मुझको मंत्री पद दिया गया, मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ, उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया। आगे अगर विश्वास व्यक्त करेंगे मेरे लिए गौरव की बात होगी, लेकिन मेरे लिए कोई लक्ष्य नहीं लक्ष्य है वो। नहीं है। तो चलिए श्याम जी, आप दिन भर के सघन प्रचार अभियान के बावजूद इस वक्त हमारे लिए, वन इंडिया के लिए और हमारे दर्शकों के लिए इतना वक्त निकाल पाए। बस एक आखिरी सवाल आज की बातचीत का, क्या लगता है 14 तारीख को जब ईवीएम खुलेगा तो उससे फिर से वो जिन्न निकलेगा या श्याम रजक के लिए फुलवारी का प्यार निकलेगा? वो तो हमको जो एहसास हो रहा है, जो स्नेह जो मिल रहा है, उस स्नेह का ही बटन दबा के वो स्नेह ही निकलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं वन इंडिया के तरफ से, हमारे तमाम दर्शकों के तरफ से, और हम फिर से आपसे बात करेंगे। और आपका संकल्प हमने कैमरे में कैद किया है निश्चित। और ज़रूर चाहेंगे कि बिहार में अब उद्योग मंत्री ही नहीं हो, केवल उद्योग भी हो। जो काम अधूरे छूट गए हैं वो काम भी पूरे हों। सरकारें आती है जाती है, राजनीतिक शुचिता और विचारों की राजनीति कायम रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए वन इंडिया और वन इंडिया में बिहार की बात। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.